आप सभी का सिंप्लीफाइड फिजिक्स चैनल में स्वागत है। आज से 12th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। जिस वीडियो में जितना पढ़ाएंगे उसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में दी गई पीडीएफ लिंक पर मिल जाएगी। वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इकाई फर्स्ट, स्थिर वैद्युत। स्थिर वैद्युत में अध्याय 1 वैद्युत आवेश और क्षेत्र का भाग 1। तो वैद्युत आवेश के भाग 1 में हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे वैद्युत आवेश, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, चालक तथा विद्युत रोधी, भूसंपर्कण, प्रेरण द्वारा आवेशन, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, वैद्युत आवेश के मूल गुण। टॉपिक है अपना वैद्युत आवेश। हम देखते हैं कि जब कंघी को सूखे बालों में चलाते हैं तो कंघी में एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। इसके कारण क्या होता है, कंघी में कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये एक प्रकार की ऊर्जा आ गई। तो सन 1646 में सर थॉमस ब्राउन ने उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ के रगड़ने पर उसमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी के नाम से संबोधित किया। विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी के नाम से संबोधित किया। विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति एम्बर से हुई और एम्बर का ग्रीक नाम इलेक्ट्रम है। ठीक है, इस प्रकार उस ऊर्जा को जिसके कारण पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, विद्युत कहलाता है। क्योंकि यह गुण रगड़ने से उत्पन्न होता है तो इसको घर्षण विद्युत कहते हैं। जिस पदार्थ में हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे विद्युन्मय कहते हैं। किसी पदार्थ के विद्युतमय हो जाने पर यह कहा जाता है कि पदार्थ ने आवेश ग्रहण कर लिया। तो वैद्युत आवेश की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वैद्युत आवेश एक भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर यह कहा जाता है कि पदार्थ ने आवेश ग्रहण कर लिया। दूसरे शब्दों में, विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है जिसे अर्जित करने पर कोई पदार्थ विद्युन्मय हो जाता है और विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करता है। वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है। इसका मात्रक
कूलाम तथा संकेत C है। आवेशों के प्रकार की जानकारी के लिए प्रयोग। आवेशों के प्रकार की जानकारी के लिए प्रयोग। फर्स्ट प्रयोग में क्या किया? प्रयोग फर्स्ट, कांच की 2 छड़ ली, ठीक है। कांच की छड़ हैं, इनको ऊनी रेशम के कपड़े से, कांच की 2 छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा और धागे से बांधकर दोनों छड़ों को लटका दिया। जब इन छड़ों को पास में लाते हैं तो क्या देखते हैं? ये छड़ें एक दूसरे को क्या कर रही हैं? प्रतिकर्षित करती हैं, ठीक है। सेकंड प्रयोग में क्या किया? फर्स्ट प्रयोग की तरह 2 छड़ ली, दोनों छड़ काय की हैं? एवोनाइट की। एवोनाइट की दोनों छड़ हैं, इनको ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़ा और दोनों को धागे से बांधकर लटका दिया। जब इन दोनों छड़ों को एक दूसरे के पास में लाते हैं तो क्या देखते हैं? ये दोनों छड़ें भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, एक दूसरे को दूर हटाती हैं, ठीक है। प्रयोग थर्ड क्या है? एक छड़ काय की ली, कांच की, दूसरी छड़ एवोनाइट की। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा, एवोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़ा और दोनों छड़ों को धागे से बांधकर लटका दिया, ठीक है। जब इन दोनों छड़ों को पास में लाते हैं तो देखते हैं कि ये दोनों छड़ें एक दूसरे की ओर आकर्षित हो रही हैं, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया कि जो कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश है, एवोनाइट की छड़ में उत्पन्न आवेश से भिन्न है। कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश एवोनाइट की छड़ में उत्पन्न आवेश से भिन्न है, ठीक है। तो प्रथम प्रयोग में इस प्रकार 2 आवेश हो गए। प्रथम प्रयोग में कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को क्या कहा गया? धनावेश। और दूसरे प्रयोग में एवोनाइट की छड़ में उत्पन्न आवेश को क्या कहा गया? ऋणावेश। तो इस प्रकार आवेश कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के हो गए, पहला धनावेश, दूसरा ऋणावेश। तो फर्स्ट और सेकंड प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकलता है कि सजातीय आवेश
फर्स्ट और सेकंड प्रयोग से निष्कर्ष निकलता है। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रयोग थर्ड द्वारा निष्कर्ष निकलता है। विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, एक चीज और, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ में धनावेश तो उत्पन्न होता ही है, साथ ही साथ रेशम के कपड़े में उतने ही परिमाण का ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार एवोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ने पर एवोनाइट की छड़ में ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है तथा ऊनी कपड़े में धनावेश उत्पन्न हो जाता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है और प्रत्येक अणु एक या एक से अधिक परमाणु से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक परमाणु का समस्त भार उसके केंद्र में केंद्रित होता है। नाभिक में, जिसे नाभिक कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको? नाभिक में दो प्रकार के कण होते हैं, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का मान है 1.6 × 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। नाभिक में दो प्रकार के कण होते हैं, एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन में धनावेश होता है, पॉजिटिव चार्ज रहते हैं, जबकि न्यूट्रॉन में किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? ऋणावेश होता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश परिमाण में प्रत्येक प्रोटॉन के धनावेश के बराबर होता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। अतः परमाणु दो विभिन्न प्रकार के आवेशित कणों के होते हुए विद्युत रूपेण उदासीन होता है। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के निकट कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ये नाभिक हो गया। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के निकट कक्षा में चक्कर लगाते हैं, वे नाभिक से दृढ़तापूर्वक आकर्षण बल द्वारा बंधे हुए होते हैं। इनके बीच में आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है। जो जो इलेक्ट्रॉन की दूरी नाभिक से दूर होती जाती है, तो बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, उनका आकर्षण बल नाभिक से कम होता जाता है। आकर्षण बल का मान कम होता जाता है। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल बहुत कम होता है, अतः बाह्य ऊर्जा की अल्प मात्रा से ही इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है। इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं।
मुक्त इलेक्ट्रॉन वस्तु के आवेशित या विद्युन्मय होने के लिए जिम्मेदार है। अब नोट्स में देख लेते हैं वैद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश एक भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर कोई पदार्थ विद्युतमय हो जाता है और विद्युतीय गुणों को प्रदर्शन करता है। वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है जिसका SI मात्रक कूलाम तथा संकेत C है। इसका विमीय सूत्र AT है। अब इसका प्रयोग भी हमने बताया था, ये सब आपको नोट में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। सबसे पहले कांच की 2 छड़ ली, उसको रेशम के कपड़े से रगड़कर बांध दिया और जब दोनों छड़ों को पास में लाए तो ये एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। दूसरे प्रयोग में 2 एवोनाइट की छड़ ली, दोनों छड़ों को ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़ा और दोनों को बांध दिया। जब दोनों छड़ों को पास में लाते हैं तो ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। थर्ड प्रयोग में एक कांच की छड़ ली, एक एवोनाइट की छड़ ली, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा, एवोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़ा तो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। तो प्रयोगों के माध्यम से क्या निकला, कांच में की छड़ में उत्पन्न आवेश एवोनाइट की छड़ में उत्पन्न आवेश से भिन्न है तथा प्रारंभ में कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को धनावेश तथा एवोनाइट की छड़ में उत्पन्न आवेश को ऋणावेश से संबोधित किया। इस प्रकार आवेश कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के हो गए, एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल या रेशम के कपड़े से रगड़ने पर एवोनाइट की छड़ में उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। इस प्रकार क्या निष्कर्ष निकला, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ में धनावेश उत्पन्न तो होता ही है, साथ ही साथ रेशम के कपड़े में भी उतने ही परिमाण का ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार एवोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ने पर एवोनाइट की छड़ में ऋणावेश तथा ऊनी कपड़े में धनावेश उत्पन्न हो जाता है। अब आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत हमने बता ही दिया था। प्रत्येक पदार्थ को अणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक अणु एक या एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक परमाणु का समस्त भाव उसके नाभिक पर केंद्रित रहता है। नाभिक में 2 प्रकार के कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉनों में धनावेश होता है जबकि न्यूट्रॉनों में कोई प्रकार का आवेश नहीं होता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉनों में ऋणावेश होता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश परिमाण में प्रत्येक प्रोटॉन के बराबर होता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। अतः परमाणु 2 विपरीत प्रकार के आवेशित कणों के विद्यमान होने के बावजूद विद्युत रूपेण उदासीन होता है। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के निकट कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं वह बद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ये नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं क्योंकि नाभिक और इन इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल प्रबल होता है। ज्यों-ज्यों इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है, आकर्षण बल का मान कम होता जाता है। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बहुत कम होता है, अतः बाह्य ऊर्जा की सूक्ष्म मात्रा से ही इलेक्ट्रॉन नाभिक से मुक्त हो जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन वस्तुओं के आवेशित या विद्युन्मय होने के लिए जिम्मेदार। अगला टॉपिक है चालक तथा विद्युत रोधी। पदार्थों को वैद्युत आवेश की गति के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 चालक, विद्युत रोधी, नंबर 3 अर्धचालक। चालक वे पदार्थ जो अपने में से आवेश को बहने देते हैं चालक कहलाते हैं। चांदी चालक आवेश का सर्वोत्तम चालक है। धातुएं, पृथ्वी, मानव तथा जंतु शरीर चालक के उदाहरण हैं। चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अत्यधिक होती है तथा ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चालकों के अंदर गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। दूसरा है विद्युत रोधी। वे पदार्थ जो अपने अंदर वैद्युत आवेश को नहीं बहने देते हैं
विद्युत रोधी कहलाते हैं। जैसे रबड़, कांच, प्लास्टिक आदि विद्युत रोधी पदार्थ हैं। विद्युत रोधी में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अभाव रहता है। अर्धचालक, अर्धचालक उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी चालकता चालक तथा विद्युत रोधी के बीच में होती है। अर्धचालक कहलाते हैं। ताप बढ़ाने पर चालकों की चालकता कम हो जाती है तथा अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है। सिलिकॉन, जर्मेनियम अर्धचालक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भूसंपर्कण। भूसंपर्कण मतलब अर्थिंग। यदि किसी आवेशित पदार्थ को पृथ्वी से किसी चालक द्वारा जोड़ दिया जाए, यदि किसी आवेशित पदार्थ को पृथ्वी से किसी चालक द्वारा जोड़ दिया जाए तो पदार्थ का आवेश पृथ्वी में चला जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? भूसंपर्कण कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन समझते हैं इसको। एक अनावेशित चालक है, इसको स्टैंड पर लगा दिया है। ठीक है, अनावेशित छड़ को एक स्टैंड पर लगा दिया है। दूसरी एक आवेशित छड़ इसके पास में लाते हैं तो क्या होता है? आवेशित छड़ के ये ए छड़ हो गया, ये बी, ये सी। आवेशित छड़ के पास वाले सिरे पर विपरीत चार्ज उत्पन्न हो जाते हैं और दूर वाले सिरे पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? आवेश प्रेरण या स्थिर वैद्युत प्रेरण कहते हैं। जब किसी आवेशित छड़ को विद्युत रोधी स्टैंड पर रखे किसी आवेशित छड़ को विद्युत रोधी स्टैंड पर रखे किसी छड़ के पास में लाते हैं तो अनावेशित छड़ में चालक के पास वाले सिरे पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है तथा दूर वाले सिरे पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। इस क्रिया को आवेश का प्रेरण या स्थिर वैद्युत प्रेरण कहते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। क्या होता है? स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी पदार्थ में आवेश की उपस्थिति का सूचन तथा उसकी ध्रुवता का पता लगाया जाता है। ठीक है, मतलब किसी पदार्थ में आवेश उपस्थित है या नहीं, इस बात का पता लगाया जा सकता है। या आवेश उपस्थित है तो वह ऋणावेश है या धनावेश है, इस बात का भी स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी से पता लगाया जाता है। तो इसको देखते हैं। पहले ये एक बोतल है, इसमें एक कांच का ये पात्र लिया हुआ है। इसके मुंह पर एक कार्क है, कार्क में एक छेद है। इस छेद में धातु की एक छड़ लगी होती है। छड़ के निचले सिरे पर सोने की 2 पन्नियां बंधी होती हैं तथा ऊपरी सिरे पर धातु की एक चकती लगी होती है। इस उपकरण की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए पन्नियों के विपरीत ओर पात्र के अंदर दोनों ओर टीन की पन्नी लगी होती हैं। जब किसी आवेशित वस्तु को विद्युतदर्शी से स्पर्श कराया जाता है तो आवेश छड़ से होता हुआ पन्नियों पर आ जाता है। क्योंकि दोनों पन्नियां सजातीय आवेश की होती हैं तब प्रतिकर्षण के कारण पन्नियां एक दूसरे से दूर हट जाती हैं। आवेश का परिमाण जितना अधिक होगा, पन्नियों का हटाव भी उतना ही अधिक होता है। ठीक है, इसका ये वीडियो देख लो आप। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी क्या होता है? स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी पदार्थ में आवेश की उपस्थिति का सूचन तथा उसकी ध्रुवता का पता लगाया जाता है। ये इसका डायग्राम हो गया।
ये एक पात्र हो गया, ठीक है। इसमें धातु की चकती लगी हुई है, ये कॉर्क हो गया है, ये धातु की छड़ है, ये कांच का पात्र है, ये टीन की पन्नी है, ये सोने की पन्नी है, ठीक है। अब क्या होता है, जब किसी आवेशित वस्तु को विद्युतदर्शी के पास में स्पर्श कराया जाता है तो आवेश छड़ से होता हुआ पन्नियों तक आ जाता है। चूंकि पन्नी सजाती आवेश में की होती हैं तो एक दूसरे से प्रतिकर्षित होती हैं और दूर हट जाती हैं। आवेश का परिमाण जितना अधिक होता है, पन्नियों का हटाव भी उतना ही अधिक होता है। अगला टॉपिक है वैद्युत आवेश के मूल गुण, ठीक है। वैद्युत आवेश के मूल गुण निम्न हैं। पहला है आवेश का संरक्षण, दूसरा है आवेश का क्वांटमीकरण, तीसरा है आवेश की योज्यता। पहला है आवेश का संरक्षण। किसी वियुक्त अथवा पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। दूसरे शब्दों में, किसी वियुक्त निकाय में धनावेश और ऋणावेश का बीजगणितीय योग क्या होता है, नियत होता है। अर्थात ना तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश संरक्षण का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के समान होता है। आवेश संरक्षण का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के समान सभी परिस्थितियों में लागू होता है तथा यह एक सार्वत्रिक नियम है। दूसरा है आवेशों की क्वांटमीकरण, ठीक है। आवेशों का क्वांटमीकरण क्या होता है, प्रकृति में किसी वस्तु पर कम से कम मात्रा में आवेश होता है। प्रकृति में किसी वस्तु पर कम से कम मात्रा में आवेश होता है। वह आवेश एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन होता है। इसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश की मात्रा तथा प्रोटॉन पर धनावेश की मात्रा के बराबर होती है। यदि इलेक्ट्रॉन को -e से प्रदर्शित करें तो प्रोटॉन को +e द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन को मूल आवेश या आवेश की मूल इकाई कहते हैं। सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई E के पूर्ण गुणज होते हैं। सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई के पूर्ण गुणज होते हैं। यदि किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा Q हो तो Q बराबर Ne, जहाँ N बराबर +-1 +-2 +-3 होता है। इस प्रकार किसी पदार्थ पर आवेश का परिमाण सतत रूप न होकर मूल आवेश E का पूर्ण गुणज होता है। इसे ही आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। थर्ड है आवेशों की योज्यता। वैद्युत आवेश योज्य होते हैं। किसी भी पदार्थ में आवेश उसके विभिन्न भागों में उपस्थित समस्त आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यदि किसी पदार्थ में विभिन्न भागों में आवेश
Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 है, तो उस पदार्थ का कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा। यदि किसी पदार्थ में प्रोटॉनों की संख्या N1 तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 है, तो उस पदार्थ का कुल आवेश N1e प्लस माइनस N2e इज इक्वल टू N1 माइनस N2e होगा। इसी पदार्थ का कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 होगा। ठीक है। इसी प्रकार यदि किसी पदार्थ में प्रोटॉनों की संख्या N1 तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 है, तो उस पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा N1e प्लस माइनस N2e बराबर N1 माइनस N2e होगी। ठीक है, ये हो गए आवेशों की योज्यता। अब एक बार नोट्स में भी चेक कर देख लेते हैं। वैद्युत आवेश के मूल गुण। वैद्युत आवेश के मूल गुण निम्न हैं: आवेश का संरक्षण, आवेश का क्वांटमीकरण, आवेशों की योज्यता। आवेश का संरक्षण: किसी वियुक्त अथवा पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। दूसरे शब्दों में, किसी वियुक्त निकाय में धनावेश और ऋणावेश का बीजगणितीय योग सदैव नियत रहता है, अर्थात आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश संरक्षण का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के समान सभी परिस्थितियों में लागू होता है। यह एक सार्वत्रिक नियम है। आवेश का क्वांटमीकरण: प्रकृति में किसी वस्तु पर कम से कम मात्रा में आवेश पाया जाता है, वह एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के बराबर होता है। इसका मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा प्रोटॉन पर धनावेश की मात्रा के बराबर होती है, अतः यदि इलेक्ट्रॉन को -e से प्रदर्शित करें तो प्रोटॉन के आवेश को +e से प्रदर्शित किया जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के आवेश को मूल आवेश या आवेश की मूल इकाई कहते हैं। सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई e के पूर्ण गुणज होते हैं। यदि किसी पदार्थ पर आवेश का परिमाण Q है, तो Q बराबर Ne, जहाँ N कोई धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, N बराबर +-1, +-2, +-3। इस प्रकार किसी पदार्थ पर आवेश का परिमाण सतत रूप से न होकर मूल आवेश E के पूर्ण गुणज में ही होती है। इसे आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। आवेशों की योज्यता: वैद्युत आवेश योज्य होते हैं। किसी भी पदार्थ में कुल आवेश उसके विभिन्न भागों में उपस्थित समस्त आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यदि पदार्थ के विभिन्न भागों में Q1, Q2, Q3 आवेश हो, तो उस पदार्थ पर कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा। इसी प्रकार यदि किसी पदार्थ पर प्रोटॉनों की संख्या N1 तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 हो, तो उस पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा N1e प्लस माइनस N2e इज इक्वल टू N1 माइनस N2e होगी। आपको आज जो भी पढ़ाया समझ में आया होगा। आप इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हैं, PDF से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।